कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? बताना एक बार। रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क। बातें बंद कर दो। तो गिब्स फ्री एनर्जी अपन ने स्टार्ट किया था, वापस से मैं आपको बता देता हूं। गिब्स एनर्जी पढ़ने का जो हमारा पर्पस था वो ये था कि अपन किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन कर दें, ठीक है ना। तो हमने इक्वेशन तो लिख ली थी कि जो इक्वेशन थी वो क्या थी बेटा, डेल्टा एच और डेल्टा जी, ये रिलेशन थे कुछ डेल्टा एस इन सबके। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमने इक्वेशन तो लिख लिया, मगर हम अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इस इक्वेशन को अपन कैसे यूज करें किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए। तो मैं एक काम करता हूं कि यहां पर एक टेबल में आपको यहां पर ड्रॉ करके बता रहा हूं, और उसके अंदर अपन देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा जैसे यहां पर डेल्टा एच, फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं डेल्टा एस, और यहां पर अपन लिखेंगे अब डेल्टा जी। पढ़ के आए हो? तो पहले तो आप मुझे बताओ कितने फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस? कौन कौन सा? एनर्जी और व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन? एनर्जी शुड बी लो एंड एंट्रोपी शुड बी हाई। क्लियर है? मैं फिर भी आपको वापस से थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और रिलेट करने में आसानी हो। हमने एक ब्लॉक वाला एग्जांपल लिया था, मैं बार बार ब्लॉक वाले एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आप भी उससे फील करना क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेट सपोज इधर की तरफ अगर मूवमेंट होगा तो ये है लेट सपोज स्पॉन्टेनियस वाला साइड, ठीक है, और इधर वाला जो मूवमेंट होगा ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस का साइड, ठीक है। अब हो सकता है कि केवल स्टार्टिंग में एक एक फैक्टर हो। अगर केवल एक ही फैक्टर होगा, मान लो कि एनर्जी ही है, और अगर एनर्जी चाहेगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो इसका मतलब डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। इसी तरीके से अगर मान लो कि एनर्जी नहीं है, एंट्रोपी है, और एंट्रोपी चाहेगा कि भैया स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। अब हो सकता है कि दोनों फैक्टर एक ही एग्जांपल में आपको नजर आना स्टार्ट हो जाए। जब दोनों फैक्टर्स एक ही एग्जांपल में आना स्टार्ट हो जाएंगे, अब उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब आप इस तरीके से सोचो कि बीच में एक ब्लॉक रखा हुआ है, दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब दोनों के दोनों क्या चाहते हैं? स्पॉन्टेनियस करवाना। तो उस केस में एनर्जी क्या होना चाहिए? डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। हो सकता है कि दोनों के दोनों चाहते हो कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो, और दोनों अगर नॉन स्पॉन्टेनियस चाहेंगे, इसका मतलब डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव एंड डेल्टा एच शुड बी। क्लियर है क्या बात? तो ये चीजें डिस्कस करने के पहले एक चीज अपन डिस्कस करते हैं कि जब अपने को लग रहा है कि एनर्जी भी स्पॉन्टेनियस चाहता है, एंट्रोपी भी स्पॉन्टेनियस चाहता है, तो मुझे डेल्टा जी का साइन एक बार सोच के बताओ कि क्या आएगा। देखो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा ना। तो बताओ जब पक्का अपने को ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस पक्का स्पॉन्टेनियस ही होगा, तब उस केस में डेल्टा जी का साइन क्या आया? नेगेटिव। तो हमें एक चीज समझ में आए कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का जो साइन है इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। क्लियर है? इसी तरीके से उल्टा कर देते हैं। हमें पक्का पता है कि जब दोनों के दोनों फैक्टर्स नॉन स्पॉन्टेनियस करवाना चाहेंगे तब तो पक्का नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा ना। तो यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव। तब अपन सोचते हैं कि डेल्टा जी का साइन क्या आएगा। तो बेटा डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पक्का पॉजिटिव ही आ रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अपने पास में आ गया कि फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, and for a process to be non-spontaneous, for a process to be non-spontaneous, delta G should be positive। ये बेटा ऐसा कंक्लूजन है कि अगर आप ये याद नहीं किए ना तो डेल्टा जी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, तो पूरा टॉपिक ही छोड़ देना आप। इतनी सिंपल सी चीज है, क्योंकि जितनी पूरी की पूरी कहानी आप देखोगे ना फाइनली इसी चीज पर आके अटकेगी। आपने किसी भी क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन किया, डेल्टा एच पुट किया, डेल्टा एस पुट किया, टी पुट किया, कैलकुलेट किया, हमें उसकी वैल्यू से मतलब नहीं होता, हमें उसके साइन से मतलब होता है। अगर आप साइन देख के बता दोगे ना कि भैया पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, तभी जाके तो आप बताओगे कि स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गई बात? तो अगर यही आपने उल्टा याद कर लिया तो पूरा आंसर ही गलत कर दिया अपन ने। समझ में आ गई बात? अब अपन चेक करते हैं कि इस रिलेशन के बेसिस पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ठीक है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी, पहले तो हर चीज में आप इसमें फील करने की कोशिश मत करना, पहले तो खुद सोचना कि कौन स्पॉन्टेनियस चाहता है कौन नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे मुझे बताओ अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या चाहते हैं, तो प्रोसेस कैसा होगा?
स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी तो बिना सोचे समझे अपन नेगेटिव पुट कर सकते हैं, और अभी नेगेटिव ही निकाला था अपन ने। समझ में आ गई बात? तो मैं यहां पर लिखूंगा भाई स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ये मैंने लिख दिया भाई यहां पर। दूसरा केस, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, ये क्या चाहता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या चाहता है? दोनों के दोनों नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब पक्का प्रोसेस कैसा होगा? मतलब डेल्टा जी का साइन, यानी कि क्या लिखूंगा भाई, मतलब कुछ भी कर लो कभी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता ये। नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ये अपने पास में रिलेशन आ गया। क्लियर है क्या यहां तक? तीसरा, अब मान लो कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब ये चाहता है स्पॉन्टेनियस, और ये चाहता नहीं, ये चाहता है नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये क्या चाहता है? अब अपन कंफ्यूज है कि कब ये स्पॉन्टेनियस होगा, अब अपन को इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, अब ये तो पॉजिटिव था, टेम्परेचर भी पॉजिटिव था, हो सकता है इसका कैलकुलेशन 2 हो या 3 हो, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव हो गया ना। तो एक तो पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव है। लेट सपोज ये दोनों के दोनों पहले क्या थे? बराबर बराबर थे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब अगर आपको ओवरऑल वैल्यू स्पॉन्टेनियस करवाने के लिए नेगेटिव करनी है, तो टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा करोगे ना, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतनी ही नेगेटिव टर्म बढ़ती जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि नेगेटिव कब आएगा? जब टेम्परेचर हाई होगा कि लो? हाई। तो नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस विल बी एट हाई टेम्परेचर। तो ये मैं लिख रहा हूं कि भाई ये नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा, मगर कब होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि बिल्कुल होगा, मगर कब होगा? स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है बात? तो डायरेक्ट अपने से ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब एक और लास्ट वाला और डिस्कस कर ले। ये क्लियर हो गया क्या? ये वाला और डिस्कस कर लेते हैं, वापस से अब सोच के बताना। मैंने क्या लिखा भाई? डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव, मतलब ये क्या चाहता है और ये क्या चाहता है। अब अपन देखते हैं कि भैया यहां से कैसे अपन पता करें कि वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी, क्योंकि नेगेटिव लाने के बाद ही स्पॉन्टेनियस होगा वो। ठीक है ना? तो डेल्टा एच नेगेटिव भाई, ठीक है सर। डेल्टा एस नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होने चाहिए फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। तो नेगेटिव तो तब होगी ना जब ये पॉजिटिव वाला टर्म कम से कम करते जाओगे, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई। अब ये कम होती जाएगी तो ओवरऑल अपने आप भी तो नेगेटिव आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे? नेगेटिव आएगा सर, बिल्कुल नेगेटिव आएगा। जब क्या करोगे? टेम्परेचर लो। समझ में आ गई बात? तो ये मैं लिख देता हूं भाई, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। क्लियर है क्या बात? तो आपको फर्स्ट और सेकंड में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और कभी भी फर्स्ट और सेकंड के लिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरे बच्चे करते रहेंगे कैलकुलेट, वो करते रहेंगे, पुट करेंगे, डेल्टा जी का साइन चेक करेंगे। अपने को तो यहां पर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो खुद इमेजिन कर लो ना ब्लॉक वाले एग्जाम्पल से, कि दो फोर्सेस से एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, पक्का जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे वहीं तो मूव करेगा। दोनों के दोनों चाहेंगे स्पॉन्टेनियस हो, पक्का स्पॉन्टेनियस होगा। दोनों के दोनों चाहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस हो, पक्का क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एक बार वापस से मुझे बताओ, पहले तो मैं आपसे सिंगल सिंगल पूछ रहा हूं कि कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस, पहले वो बताना, फिर मैं दोनों को साथ लेके आपसे पूछूंगा। बता दोगे? सबकी आवाज आनी चाहिए। अच्छा, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा अब बताओ, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। क्लियर है? अब बताओ, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। क्लियर है? अब थर्ड और फोर्थ थोड़ा सा सोच के बताना, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप खुद इमेजिन कर लेना कि नेगेटिव कब आएगा, टेम्परेचर का क्या करें। टेम्परेचर का रोल आ जाता है यहाँ पर। और इवन थर्ड वाले का तो एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको पहले ही बता दिया था। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, डेल्टा एच नेगेटिव
और डेल्टा एस भी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। क्लियर है? तो बेटा थर्ड वाले का तो एग्जांपल मैं आपको पहले भी बताया था। देखो कैसे बताया था, मैंने लिखा बेटा H2O सॉलिड, ये बनाया बेटा H2O लिक्विड। पहली बात तो बेटा जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये एंडोथर्मिक होता है। तो मैंने सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन करवाया, ये जो प्रोसेस था बेटा एंडोथर्मिक था, डेल्टा एच इसका पॉजिटिव था। इसी तरीके से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये ट्रांजिशन में एंट्रोपी बढ़ता है। तो मैं सॉलिड से लिक्विड करवा रहा हूं, इसका मतलब यहां पर डेल्टा एस भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अब आप देखो ये थर्ड वाला कंडीशन है कि नहीं है? अब आप याद करो, मैंने जब एग्जांपल लिखवाया था तो -5 डिग्री सेल्सियस पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस था और इसी को 25 डिग्री सेल्सियस पर स्पॉन्टेनियस कर दिया। तो देखो लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस और हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गई बात? तो आप एक काम करो, ये टेबल नोट करो और स्टार लगा लेना भाई इस पर। और ये जो रिलेशन है ना स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे तो 4-5 स्टार लगा लेना भाई, सबसे ज्यादा स्टार इस पे लगाओ। भाई लो हाई होता कंपेयर करने पर, तो -5 से कंपेयर करके तो हाई है ना भाई वो। तेरे नंबर कम है कि ज्यादा है कैसे पता लगेंगे? दूसरे से कंपेयर करके तो पता लगेंगे। तू अकेला ही टेस्ट देने वाला होगा तो तेरे नंबर हाई है, तेरे नंबर लो है। देख लिया? नोट कर लिया? अब इसमें एक केस अपन ने डिस्कस नहीं किया, अपन ब्लॉक वाला एग्जांपल ले रहे थे, है ना?
और हमने लास्ट के दो केस में देखा कि जब एक चाहता था स्पॉन्टेनियस और एक क्या चाहता था, नॉन स्पॉन्टेनियस, उसमें ब्लॉक कभी इधर मूव कर रहा था, कभी ब्लॉक इधर मूव कर रहा था, यानी कि या तो स्पॉन्टेनियस की तरफ जा रहा था या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ जा रहा था, है ना। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि कहीं भी मूव नहीं करे, है ना, यानी कि दोनों वैल्यूज बराबर हो जाए। और बताओ अगर कहीं भी मूव नहीं करेगा मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट होगा कि नहीं होगा, और स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब ही तो बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम होता है। तो अपन ने एक इक्विलिब्रियम वाला केस डिस्कस नहीं किया, तो आप मुझे बताओ कि क्या मैं बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम आने के लिए दोनों के दोनों फैक्टर्स यानी कि एनर्जी और एंट्रोपी वाला फैक्टर बराबर होना चाहिए, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच शुड बी इक्वल टू टी डेल्टा एस। समझ में आ गई बात। और बेटा बताओ अगर डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर आ जाएगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस और डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। तो ये रिलेशन तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कितनी ही जगह अपन ऐसा करने वाले हैं कि अगर इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी क्या कर देंगे, जीरो। इसको आप रिलेट कर सकते हो दूसरी जगह से भी। अब याद करो जब मैंने आपको एंट्रोपी पढ़ाया था तो मैंने आपको लिखवाया था एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। तो एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन में देखो अपन ने इस तरह से फॉर्मूले लिखे, डेल्टा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, है ना, वेपराइजेशन, फ्यूजन, सब्लिमेशन लिखा था ऐसा कुछ। पहली बात तो जब फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं तो बेटा इक्विलिब्रियम आता है वहां पर। जैसे आप देख लो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम था, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम था क्या नहीं था। तो ये रिलेशन कहां से आया था उन इक्विलिब्रियम्स पर, यहीं से आया था, क्योंकि वहां पर इक्विलिब्रियम था तो डेल्टा जी जीरो कर दिया था, और अगर डेल्टा जी जीरो कर दिया तो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस हो गया, और यहां से डेल्टा एस किसके बराबर आ गया, डेल्टा एच अपॉन टी के बराबर। समझ में आ गई बात। तो ये चीज तो वहां से भी प्रूफ हो रही है। तो अपने पास एक सिंपल सी बात क्या है कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जीरो। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव, एंड एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी विल बी इक्वल टू, ये भी नोट कर लेना। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब टेम्परेचर सेम हो जाए। तो यहां पर इस पॉइंट पर क्या है, ना इधर मूव कर रहा है ना उधर मूव कर रहा है, मतलब जैसा था वैसा ही है, मतलब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, वही है, सेम है। तो बेटा इस गिब्स एनर्जी में दो तरह से अपन स्पॉन्टेनिटी या फिर फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये रिलेशन है, और एक रिलेशन और है जिसके अंदर टोटल एंट्रोपी गिवन होगा आपको। जैसे अभी अगर पहली चीज तो अपन इस रिलेशन को देखें तो डेल्टा एच डेल्टा एस टी डेल्टा जी ये सारी की सारी बात सिस्टम के लिए हो रही है। तो जहां पर भी आपने फॉर्मूला लिखा है वहां पर आप अच्छे से स्पेसिफाई भी कर देना कि डेल्टा जी सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम, और डेल्टा एस ये भी किसके लिए है, सिस्टम के लिए है। ये अच्छे से स्पेसिफाई करना, ठीक है। अब कभी कभी हो सकता है कि आपको सब गिवन हो मगर डेल्टा एस आपको सिस्टम का गिवन नहीं होगा, यूनिवर्स का गिवन होगा। अब यूनिवर्स तो पुट नहीं कर सकते, अब यूनिवर्स के केस में अपन कैसे निकालेंगे, तो इसी के लिए आप हेडिंग लिखो, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ spontaneity in terms of total entropy change, total entropy change। लिख लिया बेटा। अब मैं यहां डराइव करके बताऊंगा, पहले ही बता देता हूं पूरी डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, फाइनली जो मैं बॉक्स में बंद करूंगा वो अपने काम का है, ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं। पहली चीज तो ये कि अपने को ये पता है कि सिस्टम और सराउंडिंग में हमेशा उल्टा रिलेशन होता है हीट के मामले में, कि सिस्टम जितना रिलीज करता है सराउंडिंग उतना एब्जॉर्ब करता है, ये सराउंडिंग जितना रिलीज करता है सिस्टम उतना एब्जॉर्ब करता है। अगर सेम अमाउंट का रिलीज या एब्जॉर्ब का रिलेशन चल रहा है मतलब एक का साइन अगर प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा। हमें यह भी याद है कि यार गिब्स एनर्जी जो है एट कांस्टेंट प्रेशर डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर तो डेल्टा एच होता है कि नहीं है। तो ये मैंने लिख दिया बेटा डेल्टा एच, क्यों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट पर अपन सारी बात कर रहे हैं। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये डेल्टा एच, तो डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच सराउंडिंग। हमें यह भी पता है कि डेल्टा एस टोटल अगर अपने को लिखना है
तो ये किसके बराबर होगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस क्या लिखोगे? डेल्टा एस सराउंडिंग। अब एक काम करते हैं, वैसे तो अपने को पता है कि डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एच अपॉन टी, है ना। एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि सराउंडिंग को, क्योंकि हर बात अपन सिस्टम के रेस्पेक्ट में निकालना चालू कर देते हैं, तो सराउंडिंग को अपन सिस्टम के रेस्पेक्ट में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो डेल्टा एच सिस्टम हो गया आपके पास। इसको मैं लिख रहा हूं बेटा डेल्टा एच सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला पुट किया है। मगर बस इस सराउंडिंग को अभी ऊपर अपन ने लिखा था कि जो सराउंडिंग के लिए प्लस होगा वो सिस्टम के लिए माइनस, जो सराउंडिंग के लिए माइनस होगा वो सिस्टम के लिए प्लस होगा। तो मतलब मैं सिस्टम के टर्म्स में इसको लिखना चाहता हूं, तो बस इस डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर साइन चेंज हो जाएगा तो अपने पास रिलेशन आएगा बेटा डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच, अब क्या बन जाएगा? सिस्टम डिवाइडेड बाय टी। जैसे ही साइन चेंज किया ये सिस्टम बन गया। समझ में आ गई बात? अब एक बार एलसीएम लेके मुझे बताओ कि क्या क्या हो सकता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि एलसीएम लेने पर तो ये 30 से मल्टीप्लाई होगा? होगा नहीं होगा? तो ये लिख दिया मैंने बेटा टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा डेल्टा एस सिस्टम। क्या बोल सकता हूं नीचे टी भी आएगा? वो जो टी है अगर मैं डायरेक्ट इधर ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा टी डेल्टा एस टोटल। क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस टोटल। यहां तक बात क्लियर है क्या? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इस वाले पार्ट को देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा? ये डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल। और मुझे बताओ कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा जी। क्या होता है? डेल्टा जी। तो ये आ गया बेटा डेल्टा जी सिस्टम इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल। ये अपने पास रिलेशन आ गया। अब अपनी हेडिंग ये थी कि स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज। जब पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज गिवन होगा तब अपन कैसे बताएंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस? अब बिल्कुल बता सकते हैं। ये रिलेशन आ गया ना, अब बिल्कुल बता दोगे। कैसे बताएंगे? ये हटा देता हूं एक बार में, ये हटा दिया। अब देखो यहां पर 3 केस हो सकते हैं। पहली चीज या पहला केस, इफ डेल्टा एस टोटल इट इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में मुझे बताओ कि अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। देखो क्यों, टी तो हमेशा केल्विन ही होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो डेल्टा जी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। डेल्टा जी सिस्टम इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। क्लियर है? ये पहला केस, यानी कि अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। ये आ गया भैया, स्पॉन्टेनिटी बता दी अपन ने। दूसरा केस, इफ डेल्टा एस टोटल अगर बेटा नेगेटिव है, तो देखो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? तो ये आ गया आपके पास डेल्टा जी सिस्टम विल बी पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरा, अगर डेल्टा एस टोटल 0 बन गया, अगर डेल्टा एस टोटल 0 बन गया, अगर ये 0 हो गया तो ये भी तो 0 हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे उस केस में? डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0। बस ये केस आ गया अपने पास में। और डेल्टा जी 0 मतलब क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात? तो ये नोट कर लो। अब चाहो तो ये नोट करो, वरना डायरेक्ट रिलेशन लिख के ये नोट कर लो। जो कंक्लूजन आया आपके ऊपर है, मतलब वैसे काम का तो लास्ट का रिलेशन है और ये है, पर आपको चाहिए तो पूरा नोट भी कर सकते हो।
नोट कर लिया? इसके बाद हेडिंग लिखना, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। जो अपन केमिकल और आयनिक पढ़े हैं पहले, उसको इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो कि पहले जितने भी क्वेश्चन तुमने पढ़े थे, जैसे एक आयनिक की बात कर लो, सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन बनता था कि एक कि ए बी टाइप का सॉल्ट है, बताओ अगर के एस पी इतना है तो एस कितना होगा, ऐसा कुछ करते थे, के एस पी की पावर हाफ। अब हो सकता है कि आपको के एस पी नहीं दिया हो, डेल्टा जी दिया हो, कि बताओ डेल्टा जी इतना है तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। अब यार हमें तो सॉल्युबिलिटी तब पता थी जब के एस पी गिवन होगा। पहली चीज तो ऐसा क्वेश्चन रेयरली कभी आ जाते हैं, पर आ सकता है। इतना टिपिकल तो नहीं आएगा, पर आपसे पूछ सकते हैं कि भैया के इतना है तो डेल्टा जी कितना होगा, डेल्टा जी इतना है तो के कितना होगा। तो उसके लिए अपने को रिलेशन पता होना चाहिए, वो अपन अभी डराइव करके देखेंगे। तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। एक रिलेशन होता है बेटा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जहां पर क्यू क्यू है दिस इज रिएक्शन कोशिएंट। बहुत ही सिंपल से रिलेशन है। हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम जो है डेल्टा जी जीरो हो जाता है, और डेल्टा जी जीरो होगा तो और क्यू किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। तो अगर ये जीरो हो गया तो क्या आ गया रिलेशन, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, क्या लिखूंगा, एल एन, अब क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा। जब शिफ्टिंग करोगे इधर उधर करोगे तो रिलेशन आ जाएगा आपके पास, डेल्टा जी नॉट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के। ये बेस ई था, बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, -2.303 लॉग, सॉरी आर टी लॉग के, आर टी लॉग के। ये आ गया अपने पास रिलेशन। अब जैसा क्वेश्चन पूछे आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर के गिवन होगा डेल्टा जी आ जाएगा, डेल्टा जी गिवन होगा तो इंटरचेंज करके एंटी लॉग लेके क्या आ जाएगा। क्लियर है बात? हो सकता है कि आपसे एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, इसी के ऊपर बेस्ड, इसको थोड़ा सा चेंज करे तो और कैसे कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं अपन कि एल एन के इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, लिख सकते हैं। अगर मान लो के निकालेंगे यहां से तो के कैसे आएगा, आप याद करो पहले अपन लिखते थे जैसे log 2 इट इज इक्वल टू 0.3, और ये 0.3 तब आता था, ये 0.3 होता था, मतलब ये बेस 10 था। और जब एंटी लॉग लिखते थे तो 2 इज इक्वल टू 10 की पावर 0.3 हो जाता था, होता था नहीं होता था। तो बेटा एक्चुअल में एंटी लॉग कैसे आता था, जो बेस होता था वो आगे जाके नंबर को अपने सर पे रख लेता था, मतलब ये पावर में आ जाता था। तो ये 10 था तो 10 की पावर 0.3 हो गया था ये। अगर 5 होता बेस तो 5 की पावर 0.3 हो जाता एंटी लॉग लेने पर। अगर 6 होता तो एंटी लॉग लेने पर 6 की पावर 0.3 हो जाता। अगर ई होता तो एंटी लॉग लेने पर ई की पावर 0.3 हो जाता। समझ में आ गई बात? तो यहां पर ई है ना, तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखना चाहिए, के इज इक्वल टू ई की पावर, अब ये ऊपर आ जाएगा डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। ये आ गया रिलेशन। तो वैसे तो क्वेश्चन इसी के ऊपर बनेगा, फिर भी रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ कौन सा रिलेशन सही है, ये एक रिलेशन आ रहा है, ठीक है ना, नोट कर लो और इस पे स्टार लगा लेना। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। कहां से आया, ये आया होगा डेरिवेशन वगैरह से, अपने को मतलब नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना है।
सबसे पहला पार्ट मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके आगे आगे अपन डिस्कस करेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये कन्वर्जन के लिए जो गिवन कंडीशन है उसमें डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा जे सिस्टम के साइन बताओ। हमें डेल्टा एस टोटल में ये पता है कि भाई डेल्टा जी सिस्टम जो होता है वो किसके बराबर होता है, -3 डेल्टा एस टोटल के बराबर होता है। क्लियर है बात? अब अपन एक एक करके देखते हैं। एक मैं बता रहा हूं, बाकी आप एक एक करके आंसर करना। सबसे पहले चारों में डेल्टा जी का साइन अपन देखते हैं। डेल्टा जी तो अपन खुद फील कर सकते हैं कि यार क्या हो सकता है। जैसे पहली चीज तो हमें यह पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वहां पर इक्विलिब्रियम होता है कि नहीं होता है? तो ये तो 100 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट है ना इसका। और मुझे बताओ अगर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो डेल्टा जी क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से क्या मैं बोल सकता हूं कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है और यहां पर भी डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? इसी तरीके से इसमें बताओ, मुझे बताओ कि -10 डिग्री सेल्सियस पर अपने आप मेल्टिंग होगा क्या? 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम होगा तो फिजिकल स्टेट सॉलिड मानते हैं, और 0 से ज्यादा होगा तो मेल्टिंग अपने आप होता है यानी कि लिक्विड मानते हैं। तो यहां पर तो -10 डिग्री सेल्सियस है, ये तो फिजिकल स्टेट सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, अपने आप मेल्टिंग नहीं करेगा, यानी कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस? यानी कि डेल्टा जी विल बी, अब फोर्थ वाले में आप बता दो, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, डेल्टा जी विल बी। क्लियर है क्या बात? ये किस किस को समझ में आ गया? एंट्रोपी बेटा आप कैसे बता सकते हो? एंट्रोपी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो आप फिजिकल स्टेट देख के बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी लिखवाया है, उसमें फिजिकल स्टेट का रिलेशन बताया है। अब मुझे बताओ लिक्विड से गैस जा रहा है तो डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? यहां पर भी क्या होगा? यहां पर क्या होगा? क्लियर है बात? अच्छा यहां पर बताओ, डेल्टा एस सिस्टम विल बी पॉजिटिव। क्लियर है बात? अब डेल्टा एस टोटल का क्या करें? डेल्टा एस टोटल यहां से देखो, फर्स्ट वाले में देखोगे तो देखो डेल्टा जी 0, इसका मतलब ये भी तो 0 होना चाहिए। अगर ये 0 तो ये 0, यानी कि फर्स्ट वाले में डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगले वाले में क्या होगा? डेल्टा जी 0, तो वापस से डेल्टा एस टोटल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0। थर्ड वाले में बताओ, थर्ड वाले में बताओ, देखो डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव तभी होगा ना जब ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो मतलब यहां पर क्या लिखना चाहिए? डेल्टा एस टोटल शुड बी नेगेटिव। क्लियर है क्या बात? अब फोर्थ वाला बताओ, ये तो नेगेटिव यानी कि डेल्टा जी तो नेगेटिव तभी होगा ना जब ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि डेल्टा एस टोटल शुड बी पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। तो जब भी डेल्टा एस टोटल आपसे पूछे ना तो आपके माइंड में वही आना चाहिए सबसे पहले। बाकी तो अपन फील करके भी देख सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो नोट कर लो। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन क्या होता है? एंट्रोपी बढ़ती है कि कम होती है? तो वही तो लिखा है पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज चाहे स्पॉन्टेनियस हो के नहीं हो, अगर होगा तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना। इसके क्वेश्चंस हो जाए इसके बाद में एनर्जेटिक्स देखेंगे अपन।
क्वेश्चन लिखो। जो नोट कर ले क्वेश्चन सॉल्व करना। अब ये किसी ने लिखा डेल्टा जी जीरो, समझ नहीं आया। तो भाई जब इक्विलिब्रियम होता है, पहली बात तो जब मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है तब इक्विलिब्रियम होता है, और जब इक्विलिब्रियम होता है तब डेल्टा जी क्या होता है? जीरो। तो H2O अपने पास लिक्विड से गैस कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो फिर क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। और अगर इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा? डेल्टा जी जीरो होगा। ऐसे इसमें क्या है? ये मेल्टिंग पॉइंट है, यहां पर भी डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो। अब ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो। प्लस या माइनस? आंसर आ गया तुम्हारे? सॉल्व कर ले मेरे भाई। सही है, अगला सॉल्व कर।
अभी देखते हैं अपन। हाँ सही है। किस किस का आंसर आ गया इसका? भाई इसका आंसर आना चाहिए -11.5 किलो कैलोरी पर मोल। -11.5 किलो कैलोरी पर मोल। देखते हैं भाई, और जिसका आंसर आ जाए हाथ खड़े कर दो अब। आंसर नहीं बताना। तीसरा आ गया, ठीक है। लो बता। सेकंड का आंसर किस किस का आ गया? सेकंड का आंसर आना चाहिए बेटा +70 आना चाहिए। और अगर +70 आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। किस में आ रहा है ये? किलो जूल में आएगा ना, तो +70 किलो जूल पर मोल हो जाएगा ये। और स्पॉन्टेनिटी क्या हो जाएगा इसका? नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरे वाले के लिए हिंट मैं आपको दे देता हूं। आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना था, तो डेल्टा जी तो बेटा होता है डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस के बराबर। अब आपको क्वेश्चन में डेल्टा एस गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। दिक्कत ये थी कि डेल्टा एच नहीं पता था अपने को। तो डेल्टा एच क्या मैं बोल सकता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में जब डेल्टा एच और डेल्टा ई की बात करें, तो मैंने बोला था कि एक ही रिलेशन आपके माइंड में आना चाहिए, विच इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब हो जाएगा। तो डेल्टा एच यहां से आएगा, उसको पुट करके आंसर आ जाएगा। $6.6 क्या आया बेटा आपका? नहीं, नहीं सही नहीं है, गलत है। तो भाई सेकंड वाले का आंसर, ये तो +70 आ गया था। थर्ड वाले का जो आंसर है,
बता दूं आंसर? साइन क्या आएगा? अब ये कर लो, देखते हैं, अभी देखते हैं भाई। तो भाई ये रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आना चाहिए -0.6 -0.6 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर -600 कैलोरी पर मोल। एक ही बात है दोनों। ये आंसर आना चाहिए। किस किस का आ गया था ये? इसके बाद अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो चलो ये डिस्कस करते हैं अपन। तो भाई इसमें आपसे क्या क्या पूछा है? डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा जे सिस्टम के साइन पूछे हैं। एक एक करके अपन देखते हैं। पहली चीज तो बेटा, पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, 3 से 2 की तरफ जा रहे हैं। तो पार्टिकल्स अगर कम होंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा कि कम होगा? तो डेल्टा एस सिस्टम तो अपन देख के खुद ही थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं क्या हो सकता है। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा बेटा? यहां पर नेगेटिव होगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन में बोल दिया कि स्पॉन्टेनियस है। अगर उसने खुद नहीं बता दिया स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा? ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है क्या? अब सिर्फ एक चीज बाकी है, विच इज डेल्टा एच। तो उसके लिए तो अब इक्वेशन को लिखना ही पड़ेगा, एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अपन देखते हैं कि डेल्टा एच तो नेगेटिव है, टी डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस टर्म को नेगेटिव लाने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मान लो इसको भी पॉजिटिव कर दिया तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो ये नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा और इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तभी जो कि ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव आएगी। तो मतलब यहां पर अपन क्या बोलेंगे कि डेल्टा एच सिस्टम जो है ये क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे रिक्वायर्ड जो साइंस है वो क्या क्या आ गए यहां पर? डेल्टा एच सिस्टम इज नेगेटिव,
डेल्टा जी सिस्टम इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच सिस्टम इज नेगेटिव। क्लियर है? दोबारा बताऊं? दोबारा देख लो भाई। पार्टिकल्स कम हुए तो एंट्रोपी कम हुआ, क्वेश्चन में स्पॉन्टेनियस बोल दिया तो डेल्टा जी भी कम हुआ, और मैंने डेल्टा एच का साइन इक्वेशन से निकाल लिया। टेम्परेचर कुछ भी होगा तो पॉजिटिव है ना भाई। कभी भी पुट किस में करते हैं? केल्विन में ही पुट करते हैं, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा। तो टेम्परेचर तो अपन कभी देख भी नहीं रहे यहां पर। हाई लो तो बेटा कंपेयर करते हैं कि हाँ अपने को स्पॉन्टेनियस करवाना है, नॉन स्पॉन्टेनियस करवाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाएं कम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, वो सॉल्व करो। आंसर आ जाए तो हाथ खड़े कर देना, आंसर मत बताओ आप। नीचे कर लो हाथ। कैसे करेंगे? डेल्टा एस टोटल गिवन है बेटा, तो अपने को पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल। आ जाएगा यहां से। जब एक बार डेल्टा जी आ जाएगा तो फिर डेल्टा एच भी आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब तो वैल्यू ही पुट करनी है भाई, टेम्परेचर भी गिवन है, डेल्टा एस टोटल भी गिवन है, तो ये तो वैसे ही आ गया। तो कैलकुलेट करोगे तो प्लस में आ रहा है। कितना आ रहा है? 16,000 किलो जूल पर मोल। वैल्यू भी इतनी सिंपल है, डायरेक्ट पुट करने पर आ गया। करो कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन बेटा।
देखते हैं अभी अपन। टेन की पावर -3 क्यों किया बेटा? ये किस में था? किलो में था। ये किस में था? किलो में। तो ये भी किस में होना चाहिए? किलो में। तो कैलकुलेट कर लेना बेटा, यहां पर अपने पास जो डेल्टा एस आएगा -45 आएगा ना। कितना आ रहा है? डेल्टा एस विल कम आउट टू बी -35। ऐसे नहीं होता बेटा, मैंने पहले ही बताया था ना कि जब वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यू पुट करेगा उसी की बात तो करेगा तू। ये टेम्परेचर किस में है? ये डेल्टा एस अगर तो 10 की पावर -3 लगाएगा तो डेल्टा एस नॉन किलो में आएगा, और अगर तू डायरेक्ट इसमें पुट करेगा तो ये किलो में आ जाएगा। तो अगर ये 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये किलो में नहीं है। तो तू देख लेना, मतलब आंसर दोनों से मिल जाएगा आपको। तूने क्या किया? तूने 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई किया? नहीं किया। नहीं किया तो डायरेक्ट किलो में आएगा। और अगर मल्टीप्लाई करेगा 10 की पावर -3 से तो किलो में नहीं आएगा, फिर तो -35000 आएगा। देख लेना, मतलब कुल मिला के डेल्टा एस -35 किलो जूल पर केल्विन आएगा। ये आना चाहिए। अब कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन गिवन है अपने को, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड था। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आपको मैंने बताया था, पहली चीज तो अपने को डेल्टा जी नॉट निकालना है, और डेल्टा जी नॉट अपन लिखते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये अपन लिखते हैं। क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच नॉट गिवन है, टेम्परेचर गिवन नहीं है। स्टैंडर्ड बोलते हैं अपन, जब भी नॉट लगाते थे तो स्टैंडर्ड हो जाता है वो, और स्टैंडर्ड कंडीशन पर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हो जाएगा? 298 केल्विन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो टेम्परेचर गिवन नहीं था, अपन ने स्टैंडर्ड वैल्यू से यहां पर देख लिया, क्योंकि ये लिखवा रखा हूं मैंने कि ये नॉट आता है, इसका मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 1 atm होता है। तो डेल्टा एच नॉट तो हो जाएगा बेटा -820 माइनस टेम्परेचर कितना होगा बेटा? टेम्परेचर होगा 298। अब दिक्कत जो अपने साथ आई वो डेल्टा एस नॉट की आई। डेल्टा एस नॉट पे मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। तो आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन सबके एंट्रोपीज है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो यानी कि डेल्टा एस नॉट अगर आप निकालोगे तो वो किस तरीके से आएगा? डेल्टा एस नॉट शुड बी इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ, किसका लिखना चाहिए? UBr4, है ना, ये हो गया प्रोडक्ट, माइनस किस किस का? एंट्रोपी ऑफ U प्लस 2 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ Br2। ये करोगे आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा एस नॉट आ जाएगा, डेल्टा एस नॉट पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क के लिए, ये घर पे करना, हिंट मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना? हो जाएगा। इसके बाद आप हेडिंग लिखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भाई स्टेटमेंट है केवल एक, कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे सेकंड लॉ में क्या था, लिखवाया था ना, इसमें तो एक सिंगल लाइन है। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, रटने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि आज थर्ड खत्म कर लेते हैं, उसके बाद एनर्जेटिक स्टार्ट करेंगे नए लेक्चर से, है ना? तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
according to this law, at absolute zero temperature, at absolute zero temperature, ब्रैकेट में लिखना 0 केल्विन और 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस। कैसे रिलेशन अपने पास है बेटा, केल्विन इट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता था। तो केल्विन अगर 0 कर दिया तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, -273 हो जाएगा। द एंट्रोपी ऑफ प्योर perfect crystalline solid, pure perfect crystalline solid is taken as zero, is taken as zero। लिख लिया भाई, बिना कॉपी के कैसे पढ़ाई कर रहा है तू? मॉड्यूल से उसी में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए क्या? कहाँ है अभी नोटबुक, कहाँ है? अभी जो क्वेश्चंस करवाए थे किए थे इसमें? क्यों सॉल्व कब करेगा? ये कौन सा तरीका है पढ़ने का? भाई ने कॉपी नहीं खोली, मतलब पूरा लेक्चर बीत गया, भाई ने कॉपी नहीं खोली, मतलब ये क्या था मेरे भाई? सब सही है ना जीवन में? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी है? सब बढ़िया एकदम? क्या हाल चाल है तेरे? बढ़िया भाई का पूरा लेक्चर बीत गया, मैंने कि कॉपी कहाँ है यार? कॉपी नहीं है भाई के पास। तो क्या लिखा आपने? एट 0 केल्विन द एंट्रोपी ऑफ प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज टेकन एज 0। मतलब आपको भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाता है तो एंट्रोपी बढ़ता है, तो अगर टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगा? कम होता जाएगा। तो जब 0 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा तो जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके एंट्रोपी क्या मान लेते हैं अपन? 0। इसमें एक्सेप्शन है, वो ध्यान रख लेना डायरेक्टली। और क्वेश्चन इस पे क्या आएगा डायरेक्टली, या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा और या तो एक्सेप्शन पूछेंगे कि बताओ कि किसके एंट्रोपी 0 नहीं होगी। क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि भाई जिनकी 0 होती है, वैसे तो लिखवा दिया कि 0 होनी चाहिए एंट्रोपी, एक्सेप्शन का मतलब उनकी एंट्रोपी 0 नहीं होगी। तो एक्सेप्शन लिख लो आप, NO, N2O, CO, CO2, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स और आइस। लिख लिया? थर्मोडायनेमिक्स का होमवर्क दे दिया था क्या मैंने? थर्मोडायनेमिक्स का होमवर्क दे देता हूं मैं, और सिलेबस तो बता ही दिया ना। तो जितना टेस्ट में आएगा उतना वाला होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना? वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे का होमवर्क दूंगा। और आयनिक कब डिस्कस करना है? आज करना था ना। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आयनिक में अपन सॉल्युबिलिटी से डिस्कस स्टार्ट करेंगे, और वो होने के बाद अपन फिर कंटिन्यू करेंगे एनर्जेटिक्स। तो मैं होमवर्क दे देता हूं अभी थर्मोडायनेमिक्स के लिए। बिगनर बॉक्स 1 से लेकर 4, एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में भाई पहले कहां तक दे दिया था? हाँ, तो अभी क्या कर सकते हो, 7 दिन का टाइम दूंगा पूरा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? तो ज्यादा परेशान मत होना सर, इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में तो हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन था, इसमें तो आधे में वैसे थ्योरेटिकल है। तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 42 तक, एक्सरसाइज 2 में
एक्सरसाइज 1 में कहां से कहां तक बोला? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 42 तक। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2 9 10 14 17 19 22 23 28 29 31 33 34। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 3 6 8 9 से लेकर 28 तक। अब भाई ये सॉल्व करना, नेक्स्ट लेक्चर में आयनिक डिस्कस होगा, ठीक है।